नमस्कार, देवभूमि समाचार देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ जो देहरादून से आ रही है, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है। सीएम धामी चंपावत में कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे तो गौरल चौड़ मैदान में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी वो प्रतिभाग लेंगे। तो दोपहर को टनकपुर गांधी मैदान में रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शिरकत करने वाले हैं सीएम धामी। तो कुमाऊं का आज उनका दूसरा दिन, तो कुमाऊं दौरे पर है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो आज दूसरा दिन है, तो इसी के साथ ही सीएम धामी चंपावत में कैंप कार्यालय का उद्घाटन भी करेंगे। तो साथ ही गौरल चौड़ मैदान में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी वो प्रतिभाग करने वाले हैं। तो दोपहर को टनकपुर गांधी मैदान में रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी शिरकत करेंगे सीएम धामी। तो देहरादून से बड़ी खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है। तो आज सीएम धामी चंपावत में कैंप कार्यालय का उद्घाटन करेंगे। इसी के साथ ही गौरल चौड़ मैदान में आयोजित रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी वो प्रतिभाग लेंगे। तो दोपहर को टनकपुर गांधी मैदान में रक्षाबंधन कार्यक्रम में भी वो शिरकत करने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय जुड़ चुके हैं। अभय, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कुमाऊं दौरे का आज दूसरा दिन है। बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज कुमाऊं दौरे का दूसरा दिन है, जिसमें उनके विभिन्न कार्यक्रम आज यहाँ पर कुमाऊं दौरे के दूसरे दिन में यहाँ पर आयोजित होने है। सबसे बड़ी बात यह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आज जो सबसे पहला जो कार्यक्रम था वो सीमांत गाँव जो चंपावत में है, वहाँ पर हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करेंगे। वहाँ से एक बार फिर लोगों के बीच का जगाने का आह्वान करेंगे कि देशभक्ति के प्रति किस प्रकार से आपको काम करना चाहिए, क्या कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ताकि आपके अंदर वो देशभक्ति की भावना हमेशा जागृत हो सके। इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का जो कार्यक्रम था वो चंपावत में ही जो तुलसी मार्ग मंदिर है, वहाँ पर एक पार्टी कार्यालय का जो मुख्यमंत्री के खिलाफ जो कैंप कार्यालय होना चाहिए, वहाँ पर उसका उन्होंने उद्घाटन वहाँ पर किया। और उसके बाद ये कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के दो बड़े और कार्यक्रम वहाँ पर हैं, जिसमें रक्षाबंधन का कार्यक्रम आयोजित है। उसके बाद टनकपुर में ही एक और बड़ा कार्यक्रम मुख्यमंत्री का रखा गया, सार्वजनिक कार्यक्रम है, जिसमें की जो महिलाएं मुख्यमंत्री रक्षा सूत्र यहाँ पर बांध सकती है। तो कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री के इस कुमाऊं दौरे के दूसरे दिन में अब तक के जो कार्यक्रम है उसी के तौर पर इसको आजादी का जो अमृत महोत्सव इसको मनाया जा रहा है, उसको लेकर लोगों के बीच में आने का एक यहाँ पर वो कार्यक्रम होगा कि लोग उसके प्रति जागरूक हो सके, इस आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित यहाँ पर कर सके, उसको लेकर एक बड़ा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित हो रहे हैं। तो अब इस तिरंगा यात्रा में कौन कौन लोग शामिल होने वाले हैं? क्या आम लोगों को भी इसमें जोड़ा गया है? क्या आम लोग भी इसमें हिस्सेदारी करने वाले हैं? बिल्कुल, अभी तक तो सिर्फ ये कहा जा सकता है कि तिरंगा यात्रा का जो शुरुआत जो वहाँ से होनी थी सीमांत गाँव से है। इस सीमांत गाँव का मतलब ये कि क्षेत्र का वो गाँव है जो पूरे क्षेत्रों में आता है। उसके बाद दूसरे ये कह सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय सीमा वहाँ पर शुरू हो जाती है। तो वहाँ से एक मैसेज देने का काम मुख्यमंत्री करेंगे कि राज्य का हर वासी, चाहे वो दूर क्षेत्रों में हो या मैदानी क्षेत्रों में हो, वो सभी आजादी के अमृत महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहता है। आजादी के महोत्सव में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना देश के प्रति अपने सम्मान को व्यक्त करना चाहता है कि आजादी के इस 75 साल जो पूरे हो रहे हैं, उस 75 साल को मनाने के सभी के साथ आगे बढ़ रहा रहे हैं। तो मैसेज देने का मुख्यमंत्री के साथ ये कह सकते हैं कि जो पूर्व विधायक चंपावत के हैं, इसमें वन विकास निगम के जो अध्यक्ष है कैलाश गहतोड़ी, वो उनके साथ मौजूद है। स्थानीय जो जिलाध्यक्ष उनके साथ मौजूद है। बाकी ये कहा जा सकता है कि क्षेत्र के सैकड़ों लोग इस मुख्यमंत्री के साथ इन दिनों शिरकत करते हुए नजर आ रहे हैं तिरंगा यात्रा। तो अब इसके अलावा सीएम धामी के और क्या क्या कार्यक्रम होने वाले हैं? बिल्कुल, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अगर और कार्यक्रमों की अगर हम बात करते हैं तो मुख्यमंत्री के आज 4 बड़े कार्यक्रम है, जिसमें वो चंपावत में एक कह सकते हैं कि कैंप कार्यालय का उद्घाटन वहाँ पर करेंगे, ताकि जो चंपावत की जनता है उसको देहरादून न आना पड़े, यानी सीमांत क्षेत्रों को उन्हें देहरादून के चक्कर न काटना पड़े। इसको लेकर वहाँ पर अपना कैंप कार्यालय खोलेंगे। और इस कैंप कार्यालय का खोलने का मकसद ये कि क्षेत्र में विकास के कामों को सभी तक पहुँच सके, विकास के काम तेज गति से वहाँ पर हो सके, उसको लेकर कैंप कार्यालय को यहाँ पर खोला जा रहा है। और इसमें भी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के साथ जो पूर्व विधायक हैं, विकास निगम के अध्यक्ष हैं कैलाश गहतोड़ी, वो वहाँ पर शामिल होंगे।
और सभी लोगों की उम्मीद है कि जेल कार्यालय खोलने से जो चंपावत में विकास के जो काम होंगे वो और तेज गति से यहाँ पर होंगे और उन कामों से क्षेत्र की जनता को लाभ यहाँ पर मिलेगा, क्योंकि सब लोगों की उम्मीद ये लगाई जाती है कि चंपावत जो सूरत क्षेत्र यहाँ पर कहा जाता है का जो चंपावत का जो गौरव है उस गौरव को वापस पाने के लिए जरूरी है कि वहाँ पर विकास किया जा सके। इसलिए कैंप कार्यालय की भूमिका काफी अहम यहाँ पर रहेगी, क्योंकि मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय रहेगा तो जरूरी है कि वहाँ पर शासन और अधिकारी वहाँ पर रहेंगे, उनसे सीधा कोऑर्डिनेट वहाँ पर हो सकेगा, जो विकास के जो काम होंगे उसकी नजर आएंगे। जी चलिए, आप हमारे साथ बने रहिए। अभय, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर, जो देहरादून से ही आ रही है, जहां पर जेलों में सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो देहरादून से बड़ी खबर, जेलों में सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा किया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के दिन 23 कैदियों को रिहा करने वाली है सरकार। तो अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने इसका आदेश जारी किया है। सबसे ज्यादा कैदी हल्द्वानी जेल से होंगे रिहा। तो रिहा होने वाले कैदियों में 3 कैदियों की उम्र 22 साल की बताई जा रही है। तो सबसे बुजुर्ग आयु का जो कैदी है वो 73 साल का है। तो 6 महीने से 10 साल तक की सजा वाले कैदी शामिल है। तो देहरादून से बड़ी खबर, जेलों में सजा काट रहे 23 कैदियों को रिहा करने वाले हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के दिन 23 कैदियों को रिहा किया जाएगा। तो अपर मुख्य सचिव गृह राधा रतूड़ी ने इसकी जानकारी दी है और साथ ही आदेश भी जारी कर दिया है। तो सबसे ज्यादा कैदी हल्द्वानी जेल से बताए जा रहे हैं जिन्हें रिहा किया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभय जुड़े हुए हैं। तो अभय, क्या है पूरी खबर? बिल्कुल, इस बार ये कहा जा सकता है कि जैसे हर वर्ष यहाँ पर होता है, स्वतंत्रता दिवस पर कुछ कैदियों को रिहा यहाँ पर किया जाता है जिनका आचरण सही है, जिनकी सजाएं यहाँ पर कह सकते हैं कि कारावास के दौरान जिनका आचरण सही रहा और वो क्षमा योग्य कहे जा सकते हैं, उन ऐसे कैदियों को इस बार छोड़ने का यहाँ पर निर्णय लिया गया। पूरे प्रदेश भर में कह सकते हैं कि 23 ऐसे कैदियों को यहाँ पर इस बार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर छोड़ा जाएगा। उसके आदेश अपर जो मुख्य सचिव है राधा रतूड़ी, उनकी तरफ से यहाँ पर उसके आदेश यहाँ पर दे दिए गए। सबसे बड़ी बात ये कहा जा सकता है कि इस बार जो सबसे ज्यादा जो कैदी जो रिहा होंगे वो हल्द्वानी जेल से यहाँ पर रिहा होंगे। देहरादून से 4 कैदी है, हरिद्वार जेल से भी 4 कैदी है, सितारगंज जेल से 3 कैदी है, टिहरी से 2, हल्द्वानी से 8 कैदी इस बार यहाँ पर रिहा होंगे। पौड़ी और अल्मोड़ा से 1-1 कैदियों को और रिहा किया जाएगा। रिहा होने वाले जो कैदी हैं उसमें कहा जा सकता है कि सबसे कम जो 6 माह की जो सजा है उससे ऐसा है जिसकी 6 माह की सजा है उसको इस बार माफ यहाँ पर कर दिया गया। 10 वर्ष तक की जो सजा वाले जो कैदी हैं उनको भी यहाँ पर ऐसे रिहाई कैदियों को उनको भी यहाँ पर रिहा किया जा रहा है। 3 कैदियों की उम्र ये है कि टोटल जो 23 कैदी जो रिहा किए जा रहे हैं उनमें से 3 कैदियों की उम्र 22 वर्ष है, जबकि जो सबसे जो बुजुर्ग इस समय रिहा होने वाले कैदियों में है उनमें 73 वर्ष के बुजुर्ग हैं जो यहाँ पर सजा काटते थे। 10 साल से उनकी ज्यादा का सजा का उनको यहाँ पर सजा सुनाई गई थी। ऐसे कैदियों को इस समय छोड़ने का काम सरकार की तरफ से यहाँ पर किया जा रहा है। एक मैसेज दिया जा रहा है कि अगर वो लोग सुधरना चाहते हैं, वो लोग सही होना चाहते हैं और उनका जो आचरण इस समय जेल में रहा है उसके आचरण को आगे भी बरकरार रखेंगे, समाज में मिलकर रहेंगे, तो फिर उनके खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। लेकिन अगर किसी भी प्रकार से उनसे फिर से कोई अवैध हल किया जाता है तो फिर ऐसे लोग के खिलाफ यहाँ पर कानूनी कार्रवाई होगी। तो अबे, रिहा करने के पीछे कारण क्या बताया जा रहा है? बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि सरकार अपना स्तर पर हर एक मौका यहाँ पर देना चाहती है। ऐसे कैदियों को छोड़ना यहाँ पर चाहती है जो जिनका आचरण जेल में सही रहा हो। उस दौरान ये कहा जा सकता है कि ऐसे कैदियों की सूची पूरे मंगाई जाती है, पहले उनकी मॉनिटरिंग की जाती है। ऐसे कैदियों की जेल से जो सूची आती है तो उनमें से उनको छांटने का काम यहाँ पर किया जा सकता है। यानी जो लोग सही तरीके से अपने आप में बदलाव लेकर आए हैं, यानी जेल में जब उनकी सजा चल रही थी उनको बदलाव चाहते हैं, उनको ऐसे में सरकार एक और मौका यहाँ पर देना चाहते हैं। ऐसे कैदियों की सजा यहाँ पर माफ की जा रही है। तो 23 कैदियों को इस बार ये कह सकते हैं स्वतंत्रता दिवस के मौके पर छोड़ने का काम सरकार की तरफ से किया जा रहा है। चलिए अबे, आप हमारे साथ बने रहिए, मैं दोबारा आपके पास लौटूंगी। तो देहरादून से अगली बड़ी खबर, आईपीएस विशाखा को मिलेगा एक्सीलेंस अवार्ड। तो आईपीएस विशाखा को एक्सीलेंस अवार्ड देने वाले हैं। तो 2020 में हरिद्वार में पेश आया था सनसनीखेज मामला।
तो 2020 में हरिद्वार में एक केस आया था जिसका ये सनसनीखेज मामला था, जिसके बाद जो है अब अवार्ड से नवाजिश किया जाएगा। तो मासूम से रेप और हत्या में मामले में दिलाया था मृत्युदंड। तो देहरादून में एसपी क्राइम का जिम्मा संभाल रही है आईपीएस विशाखा। तो 15 अगस्त को गृह मंत्रालय में गृह मंत्री देंगे एक्सीलेंस अवार्ड। तो आईपीएस विशाखा को एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। 2020 में हरिद्वार में सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पर मासूम से रेप और हत्या के मामले में मृत्युदंड दिलवाया गया था। तो देहरादून में एसपी क्राइम का जिम्मा संभाल रही है आईपीएस विशाखा। 15 अगस्त को गृह मंत्रालय में गृह मंत्री एक्सीलेंस अवार्ड देने वाले हैं। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं हमारे साथ अभय। आईपीएस विशाखा को एक्सीलेंस अवार्ड मिलने वाला है। बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि उत्तराखंड पुलिस की जो कर्मठ अधिकारी हैं, युवा अधिकारी हैं, आईपीएस विशाखा आपको बता दें, उनको इस बार केंद्र सरकार की तरफ से कह सकते हैं कि इन्वेस्टिगेशन एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पर दिया जा रहा है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह की तरफ से अवार्ड उन्हें यहाँ पर दिल्ली में दिया जाएगा। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अवार्ड उन्हें यहाँ पर मिलेगा। उत्तराखंड पुलिस के लिए गर्व का ये पल कहा जा सकता है, क्योंकि गृह मंत्रालय की तरफ से ये चुनिंदा अफसरों को यहाँ पर एक्सीलेंस अवार्ड यहाँ पर दिया जाता है, जिनकी सही रही है, जो समाज में अपराध मुक्त करने की दिशा में बड़ा सबक देते काम करते हैं। और ऐसा ही काम आईपीएस विभाग की तरफ से यहाँ पर किया गया था। वर्ष 2020 में जब हरिद्वार में एक मासूम की हत्या यहाँ पर हुई थी, जिसका गैंगरेप हुआ था, उस पूरे प्रकरण को इन्होंने अपने कह सकते हैं कि कुशल नेतृत्व में उसका पूरा खुलासा यहाँ पर किया था। जो आरोपी थी उनको सजाई दिलाई थी, उनकी फांसी तक की सजा का मुकर्रर कराया था। और उसके पीछे कह सकते हैं कि जांच की जो रफ्तार थी वो कम समय की रफ्तार थी, बहुत तेज गति से उन्होंने जांच को अंजाम दिया था। पूरा जो मामला था उसका खुलासा यहाँ पर किया था। इसी इन्वेस्टिगेशन के चलते उन्हें इस अवार्ड के लिए यहाँ पर नामित किया गया। 15 अगस्त को दिल्ली में जहाँ से राजनाथ सिंह की तरफ से उन्हें ये अवार्ड यहाँ पर दिया जाएगा। और ये उत्तराखंड पुलिस के गर्व की बात भी कही जा सकती है। यही अवार्ड दूसरे जो पुलिस अधिकारी हैं उनके लिए प्रेरणा भी बन सकते हैं कि उनके द्वारा भी बेहतर काम यहाँ पर किया जाएगा, तो उन्हें भी इसी तरीके का सम्मान यहाँ पर मिल सकता है। चलिए अबे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो देहरादून से बड़ी खबर, आईपीएस विशाखा को एक्सीलेंस अवार्ड दिया जाएगा। तो 15 अगस्त को उनको अवार्ड मिलेगा। तो 2020 में हरिद्वार में केस आया था, जिसका सनसनीखेज मामला था। तो मासूम से रेप और हत्या के मामले में आरोपी को मृत्युदंड दिलवाया गया था। तो देहरादून में एसपी क्राइम का जिम्मा संभाल रही है आईपीएस विशाखा। तो 15 अगस्त को गृह मंत्रालय में गृह मंत्री एक्सीलेंस अवार्ड देंगे विशाखा को। वहीं आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान को बीजेपी सफल बनाने में लगी हुई है। तो वहीं बीजेपी महानगर महिला मोर्चा की अध्यक्ष कमली भट्ट ने बताया कि इस अभियान को लेकर महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं और महानगर के अंतर्गत आने वाले सभी घरों में महिला मोर्चा द्वारा झंडे पहुंचाए जा रहे हैं। सभी उत्तराखंड वासियों से निवेदन करती हूँ कि हर घर झंडा, और झंडा हमारे महानगर से लेकर नगर निगम से लेकर सब घर घर में पहुँचाए जा रहे हैं। और महिलाओं की जो मैं भूमिका बताना चाहती हूँ कि महिलाओं की इसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अभी आपने देखा होगा कि मैं महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा की होने के कारण प्रत्येक मंडल में बूथ स्तर तक हमारी जो मंडल अध्यक्ष हैं वो जा रही हैं और प्रत्येक घरों पर झंडा पहुँचा रहे हैं। तिरंगा यात्रा भी बहुत भव्य हो रहे हैं, जगह जगह हो रहे हैं। और मैं मानती हूँ कि इसमें महिलाओं की सबसे बड़ी भूमिका है कि वो घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को। वहीं कैबिनेट मंत्री रेखा आर्य ने देहरादून में तिरंगा जन जागरण यात्रा निकाली, जो कचहरी परिसर स्थित शहीद स्मारक से शुरू होकर पुलिस लाइन तक चली। तो राज्य आंदोलनकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करने के बाद कैबिनेट मंत्री ने इस तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में पुलिस के जवान, होमगार्ड के जवान और स्कूल कॉलेज के छात्रों ने भी हिस्सा लिया। देश अपना 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस अमृत काल में हम सब लोग चल रहे हैं। अमृत महोत्सव जो है पूरे देश भर में सेलिब्रेट किया जा रहा है।
निश्चित रूप से यह 75वां वर्ष अपने आप में विशेष है, इसको विशेष बनाना भी चाहिए। और इस परिप्रेक्ष्य में हमारे देश का आन बान शान, हमारी स्वतंत्रता का प्रतीक, यदि उस तिरंगा को हम हर घर तक पहुंचा रहे तो दिक्कत कहाँ है? यदि हम इस देश के बाशिंदे हैं, इस देश में रहते हैं, इसकी माटी से हम सब कुछ अपना जीवन आगे बढ़ाने का काम करते हैं, इसके आशीर्वाद से हम आगे बढ़ते हैं, तो आखिरकार इस माटी का तिलक लगाने में दिक्कत क्या है? देश अपना 75वां वर्षगांठ मनाने जा रहा है और इस वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत प्रदेश भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। तो इसी कड़ी में गढ़वाल मंडल विकास निगम की तरफ से देहरादून के द्रोण होटल से तिरंगा साइकिल यात्रा निकाली जानी है। इस यात्रा में 100 से भी ज्यादा लोग हिस्सा लेंगे। आपको बता दें कि पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसको सफल बनाने के लिए सभी विभागों को भी जिम्मेदारियां सौंपी गई है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर जीएमएन परिवार की तरफ से तिरंगा साइकिल रैली निकाली जा रही है, जो द्रोण होटल से होते हुए रिंग रोड और रायपुर और सहसदरा से होते हुए कैनाल रोड पर आएगी और द्रोण होटल पे ही इसकी समापन होगी। इसमें साइकिल के लिए हमारे कई प्रतिभागी हैं इसमें जो इसमें प्रतिभाग करना चाह रहे हैं, क्योंकि अमृत महोत्सव में यह आवश्यक है कि जीएमएन परिवार अपने जितने भी टीआरएच है या हमारे जितने भी गैस एजेंसी है, उनके माध्यम से देश की आज़ादी में उन शहीदों को नमन करना चाहते हैं, जिनके बल दम पर हम लोग। वहीं चमोली के नंदानगर के स्थानीय लोग 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठ गए हैं, लेकिन शासन प्रशासन की ओर से कोई भी अमला ग्रामीणों की सुध लेने के लिए नहीं पहुंचा है, जिससे ग्रामीणों में लगातार आक्रोश व्याप्त है। आपको बताते चले कि थराली विधानसभा के नंदानगर राजकीय इंटर कॉलेज चौन घाट में शिक्षकों की कमी के कारण नौनिहालों के भविष्य पर संकट पैदा हो गया है। तो विद्यालयों में मात्र 2 शिक्षक ही बचे हैं। शिक्षकों की कमी के चलते अभिभावकों में आक्रोश भी व्याप्त हो गया है। तो विद्यालय में 435 छात्र छात्राएं हैं और स्थानीय ग्रामीण 5 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। तो तहसील नंदानगर में ये अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन जिला प्रशासन की ओर से शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी ग्रामीणों की सुध लेने तक नहीं पहुंचा है। हम विगत 5 दिनों से यहाँ पर 3 ग्राम सभा के लोग भूनी, रामणी, पडेर गांव, चौनघाट विद्यालय के लिए शिक्षकों की मांग के लिए बैठे हुए हैं, जहाँ सरकार एक तरफ बोलती है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन, इन चीज़ों का हम लोगों का विशेष ध्यान रहेगा इन चीज़ों पर कहाँ सरकार की मंशा तो बिल्कुल बच्चों के भविष्य के प्रति कितने संवेदनशील है उत्तराखंड सरकार, शिक्षा मंत्री कितने संवेदनशील हैं, यह दिखाई दे रहा है। हम विगत 5 दिन। वहीं आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत जिले के कई स्थानों पर हर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत रैली का आयोजन किया गया। बद्रीनाथ धाम, गोपेश्वर, पीपलकोटी, चमोली समेत कई जगहों पर लोगों ने रैलियां निकालकर देश प्रेम का संदेश दिया। तो नगर पंचायत बद्रीनाथ की ओर से बद्रीनाथ धाम में विशाल तिरंगा रैली आयोजित की गई, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग, व्यापार मंडल, तीर्थ पुरोहित, बीकेटीसी के कर्मचारी, नगर पंचायत और आईटीबीपी के जवान भी शामिल हुए। वहीं सोशल मीडिया में इन दिनों यूट्यूबर बॉबी कटारिया का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो सड़क में खुलेआम शराब पीता हुआ दिखाई दे रहा है और दबंगई दिखाता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इस पूरे मामले का डीजीपी अशोक कुमार के निर्देश के बाद कार्रवाई की प्रक्रिया को शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि उत्तराखंड पुलिस ने 14 अगस्त को कैंट कोतवाली में पेश होने का नोटिस भी जारी किया था। तो इसी के साथ ही डीजीपी अशोक कुमार ने बताया कि बयान दर्ज कराने को लेकर नोटिस जारी किया गया है, लेकिन अगर बॉबी कटारिया बयान दर्ज कराने नहीं आते तो उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। हम लोग ऑपरेशन मर्यादा के तहत कठोर कार्रवाई करते हैं ऐसे लोगों के खिलाफ जो कि देवभूमि की पवित्रता को भंग करते हैं, गंगा जी की पवित्रता को भंग करते हैं, या तीर्थ स्थल या टूरिस्ट प्लेसेस पे भी जो है अवैधानिक कार्य करते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।